नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 अपक्रिया की कोट एवं दर। इसके एक दो लेक्चर मैंने पहले ही दे दिए हैं आपको और आज ये लेक्चर नंबर है 3 और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अपक्रिया की कोट के बारे में। अपक्रिया की दर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, अपक्रिया की दर क्या होती है और अपक्रिया की औसत दर क्या होती है, तात्क्षणिक दर क्या होती है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, दर व्यंजक क्या होता है। ये सभी चीज़ें मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बता दी हैं और आज ये लेक्चर होने वाला है अपक्रिया की कोट के बारे में। क्या होती है अपक्रिया कोट, इसको हम विधिवत रूप से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सन 2022 में, उनके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चनों में हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हम लोग समझने हैं अपक्रिया की कोट क्या होती है। अपक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अपक्रिया की कोट। अपक्रिया की कोट क्या होती है। अपक्रिया की कोट, अपक्रिया की कोट क्या होती है, किससे कहते हैं अपक्रिया की कोट। और थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, कुछ मिस्टेक आ रही है। अपक्रिया की कोट क्या होती है, तो इसको हम समझते हैं विधिवत रूप से। मैंने आपको इससे पहले एक दर व्यंजक बताया था। दर व्यंजक में हमने आपको R प्रोपोर्शनल बताया था, A यहाँ पर x था और B यहाँ पर y था। यदि हम यहाँ से देखें अपक्रिया की रेट को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं किसी भी अपक्रिया की रेट, किसी भी अपक्रिया की रेट उन सांद्रताओं का योग होती है। किसी भी अपक्रिया की कोट, रेट नहीं, किसी भी अपक्रिया की कोट उन सांद्रताओं की घातों का योग होती है जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं, जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, अपक्रिया की कोट, किसी भी अपक्रिया की कोट उन सभी उन अभिकारकों की परमाणुओं, उन अभिकारकों के परमाणुओं आयनों की सांद्रता की घात होती है जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं, जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट किसी अपक्रिया की कोट किसी अपक्रिया की कोट अभिकारक के, अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं या आयनों अभिक्रिया की कोट अभिकारक के अणुओं, आयनों या परमाणुओं के उन सांद्रता की घातों के योग के बराबर होती है, घातों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बताते हैं या जो दर गुणांक को बताते हैं, जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं, दर व्यंजक में भाग लेते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी अपक्रिया की कोट यानी दर व्यंजक में भाग लेने वाले सभी आयनों की सांद्रताओं के घातों के योग को हम अपक्रिया की कोट कहते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया के दर व्यंजक में
दर व्यंजक में भाग लेने वाले आयनों की सांद्रता की घातों के योग को, आयनों की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं? सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये डिफिनेशन आपकी हो गई अभिक्रिया की कोटि की। तो जनरली हम लोग आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ये दोनों डिफिनेशन आपकी सही है, चाहे जो आप लिख सकते हो, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। पहली अभिक्रिया में बताया गया है, पहली डिफिनेशन में बताया गया है अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की सांद्रता की घातों के योग के बराबर होती है जो दर व्यंजक में भाग लेते हैं। जो उस अभिक्रिया के दर व्यंजक में, यहाँ पर लिख लेना, उस अभिक्रिया के दर व्यंजक में भाग लेते हैं। और दूसरी डिफिनेशन में ये लिखवाई है किसी अभिक्रिया के दर व्यंजक में भाग लेने वाले आयनों की सांद्रताओं के योग को, आयनों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हमारा दो डिफिनेशन हो गई अभिक्रिया की कोटि को। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझते, एग्जाम्पल के लिए बता दें आपको अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखें, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई हमारा दर व्यंजक, ये किसी अभिक्रिया का ये दर व्यंजक दे रखा है। यहाँ पर मान लेते हैं ए यम और बी यन, या हम यन लिख दें यहाँ पर, यम यहाँ पर लिखते हैं। इनके द्वारा कुछ उत्पाद बनाया जा रहा है, इनके द्वारा XYZ कोई भी उत्पाद बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखते हैं, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, वो हम क्या लिख सकते हैं? dxy/dt लिखते हैं, dxy/dt। और यहाँ पर लिखते हैं के, और इसके पश्चात लिखते हैं ए, और यहाँ पर लिखते हैं यम, और यहाँ पर लिखते हैं बी की पावर यन। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो हमारी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो किसके बराबर? यम और यन के योग के बराबर होगी, यम और यन के योग के बराबर होगी। ये जनरली सी सिंपल सी बात है। अभिक्रिया की कोटि हम आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या होता है, किसी अभिक्रिया के दर व्यंजक में भाग लेने वाले आयनों की सांद्रताओं के घातों के योग को, आयनों की सांद्रता, भैया आयनों की सांद्रता को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ए की सांद्रता को इस प्रकार, बी की सांद्रता को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो घातें होंगी, मान लेते हैं इसकी घात ए और इसकी घात बी है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगी? हमारी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भी? हमारी अभिक्रिया की कोटि। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि तो हम लोग समझ चुके हैं, और अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तो उन फैक्टों को मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। एक एक पॉइंट समझेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उन सभी को आपको भी लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी पे। चलो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। ये कुछ नियम है। इसमें पहला फैक्ट क्या बता रहा है? अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है, हमने डिफिनेशन में तो आपको बता दिया कि अभिक्रिया की कोटि होती है दर व्यंजक में भाग लेने वाले अभिकारकों के आयनों की सांद्रता की घातों के योग के बराबर होती है। परंतु यहाँ पर ये दरअसल में डिफिनेशन तो हमने बता दी है, परंतु ये होता क्या है? अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, इसे प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है। इसका कोई भी थ्योरेटिकल मान नहीं है, इससे हम प्रयोग करते हैं तब निकालते हैं। उसके पश्चात क्या कहा गया है? या संतुलित समीकरण के रस समीकरणीय गुणांकों के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। मतलब ये कहें रस समीकरणीय गुणांक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ n1 a है और यहाँ पर n2 b है। इनके रस समीकरण मान लेते हैं a और b। अच्छा, रस समीकरणीय गुणांक समान होने का मतलब ये होता है कि भैया इधर हमने 5 लीटर लिया था
और इधर मान लेते हैं, इधर हमने अभी विलयन बनाना स्टार्ट हुआ, तो इधर हमारा जब विलयन 2 लीटर का विलयन मान लेते हैं जो हमें CD प्राप्त हुआ है, यदि उनका दोनों का आयतन 2 लीटर हो जाए तो इधर जो आयतन होना चाहिए 3 लीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी इधर कमी आए उतनी ही इधर वृद्धि हो जाए, जितनी इनकी सांद्रता में कमी आए उतनी ही इनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाए। यानी जब युगल चलता है कोई अंतर नहीं होता है, जितना इधर से कम हुआ उतना इधर बढ़ गया, तो ऐसे होते हैं रस समीकरणीय गुणांक समान है। इसमें कह सकते हैं रस समीकरणीय गुणांक समान है। और यदि कहीं पर ऐसा हो जाए, यहाँ पर भैया 5 लीटर आयतन था और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं 1 लीटर ही आयतन हुआ और यहाँ से गायब हो चुका है 3 लीटर। यहाँ पर 3 लीटर की यानी 2 लीटर आयतन हमारा गायब हो चुका है और यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 1 ही लीटर, तो हम ये कहेंगे ये हैं इसके रस समीकरणीय गुणांक समान नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है या संतुलित समीकरण के रस समीकरणीय गुणांकों के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। यानी सिंपल सी बात, ये रस समीकरणीय गुणांकों के द्वारा ज्ञात भी नहीं की जा सकती है। पहला पॉइंट, इसको विधिवत रूप से नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या रखा है, बताया गया अभिक्रिया की कोटि, कोई अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। फिर देखिए क्या बताया गया है, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ये 3 नियम आपके हो गए। उसके पश्चात चौथा नियम दिया गया है, किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के आयनों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए N1A और N2A आपका अभिकारक थे, इनके द्वारा उत्पाद बनाया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि में मैंने डिफिनेशन आपको जो लिखवाई है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया है K, और यहाँ पर होता है A की पावर x मान लेते हैं और B की पावर y। दरअसल में हमने अभिक्रिया की कोटि बताई है आपको x + y के बराबर तो बताई है, परंतु यहाँ पर नियम में बताया गया है किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भैया अभिकारकों की आयनों की सांद्रता की घातों के योग के, भैया घातों के योग के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भैया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि x बराबर N1 के बराबर हो भी सकती है। मान लेते हैं A की जो कोटि है, A की जो कोटि है वो मान लेते हैं x है, जो x है वो हमारा N1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नियम नंबर या फैक्ट नंबर था 4। अब फैक्ट नंबर 5 दे रखा है, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक यौगिक भाग लेते हों तो उस अभिक्रिया की कोटि मंद पद के वेग पर निर्भर करती है। भैया यहाँ पर मान लेते हैं यदि कोई A और B ये 2 यौगिकों ने भाग लिया है और यहाँ पर मान लेते हैं बना रहे हैं C और D, यहाँ पर C और D बना रहे हैं। मान लेते हैं एक और हम ले लेते हैं कोई C, ठीक है, यहाँ पर A B C D और यहाँ पर बनाया जा रहा है केवल D और E बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे अभिकारक हैं, इनके द्वारा बनाया जा रहा है D और E बनाया जा रहा है, D और E बनाया जा रहा है। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो ये बताएगी भैया कौन सा पद बताएगा, जो सबसे मंदगामी होगा, जिसका वेग क्या होगा, मंद। अर्थात ये कैसे जानेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब चीज़ें होती है प्रयोगों के आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी सांद्रता में कितनी कमी आई, यदि इसकी सांद्रता में ज़्यादा कमी आ गई तो इसका मतलब ये तीव्रगामी है, इसका वेग क्या है, तीव्र है। यदि इसकी सांद्रता में उससे ज़्यादा कमी मान लेते, इसमें 1 लीटर की कमी आई थी, इसमें 2 लीटर की कमी आ गई, तो भैया ये उससे भी तीव्र हो गया। और यदि इसमें हो गया 3 लीटर की कमी आ गई तो ये सबसे तीव्र हो गया। परंतु यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है वो निर्भर करेगी हमारी किस पर, C पर, जो मंदगामी पद होता है उसके वेग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में लिखा गया है, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक यौगिक भाग लेते हैं तो उसमें अभिक्रिया की कोटि मंद पद के वेग पर निर्भर करती है।
ये हमारे कुछ फैक्ट थे। अब हम लोग समझेंगे प्रारंभिक अपक्रिया या जटिल अपक्रियाओं की कोट। देखिए ये तो सिंपल से कुछ रूल थे, अब कुछ सरल अपक्रियाएं देखेंगे और जटिल अपक्रियाएं देखेंगे। तो पहले समझते हैं सरल अपक्रियाएं क्या होती हैं और जटिल अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसे मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट। चलो और अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, सरल अपक्रिया या जटिल अपक्रिया। सरल अपक्रिया कौन सी होती हैं और जटिल अपक्रिया कौन सी होती है, या हम सरल अपक्रियाओं को प्रारंभिक अपक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे सरल अपक्रिया, सरल एवं जटिल जटिल अभिक्रियाओं की कोट ज्ञात करना। अभिक्रियाओं की कोट ज्ञात करना, की कोट ज्ञात करना। इसकी कोट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, विधिवत रूप से समझेंगे भैया कौन सी सरल अपक्रियाएं होती हैं और कौन सी जटिल अपक्रियाएं होती हैं। तो पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी है, सरल अपक्रियाएं कौन सी होती हैं और जटिल अपक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले सरल अपक्रिया कौन सी होती है मैं आपको बता दूं, एकल पद जिसमें अभिकारक, देखिए 2 मिनट कुछ मिस्टेक हुई भैया, कैमरा हिल गया थोड़ा, चलो भाई चलो ठीक है, कैमरा हिल गया थोड़ा। तो सरल अपक्रिया क्या होती है, सरल अपक्रिया और इनकी कोट को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले तो सरल अपक्रिया जानेंगे भैया, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इससे पहले एक रूल, अभी जस्ट अभी जो लास्ट में रूल महत्वपूर्ण फैक्टों में मैंने आपको बताया, जिस पद की, देखिए आपकी ये रिएक्शन इस प्रकार से भी कहीं पर दे दिया जाएगा। मान लेते हैं ए प्लस बी मिल करके बनाते हैं ए, या मान लेते हैं ये बना रहे हैं ए बंड बी। अब भैया A2 और B2 मिलकर के बनाना चाहिए, A प्लस B2 को मिलकर बनाना चाहिए 2AB बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। परंतु यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बार A2 करता है B से रिएक्शन तो बनाता है हमारा A2B बनाता है। इसके पश्चात जो हमारा कर रहा है B2 रिएक्शन करता है, ऑटोमेटिक उत्क्रमणीय रिएक्शन कर लेता है, ये टूट जाता है 2B में। जब ये यहाँ पर A2B और प्लस ये वाला B, A2B और ये वाला B जब रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है A2B, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, या 2AB बनता है। तो देखें यहाँ पर ये रिएक्शन को पूर्ण होने के लिए पहला ये वाला पद था, दूसरा ये वाला पद है, तीसरा ये वाला पद है, इन 3 पदों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये रिएक्शन थोड़ी जटिल पड़ जाती है, यानी जो रिएक्शन 2 या 2 से अधिक पदों में होती है वो जटिल अपक्रियाएं होती हैं, और जो रिएक्शन सीधे सीधे एक पद में हो जाती हैं, अर्थात हम कह दें ए और बी हमारे अभिकारक थे, इन्होंने मिलकर के सी और डी बना लिया, ये हमारी सरल अपक्रिया हो जाती है। ये कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, सरल अपक्रियाएं। तो मैंने क्या बताया, जो अपक्रियाएं एकल पद में अभिकारकों के टक्करों के द्वारा, जो अपक्रियाएं एकल पद में या एक पद में अभिकारकों की परस्पर टक्कर के द्वारा संपन्न हो जाती हैं। भैया अभिकारक जो है ये परस्पर टकराते हैं तभी क्रिया होती है, अदरवाइज क्रिया ना हो। वो अपक्रियाएं जो एकल पदों में अभिकारकों की परस्पर टक्कर के द्वारा संपन्न हो जाती हैं, परस्पर टक्कर के द्वारा संपन्न हो जाती हैं, एकल अपक्रियाएं या सरल अपक्रियाएं या प्रारंभिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। सरल अपक्रियाएं या प्रारंभिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले इसको विधिवत रूप से नोट करेंगे, फिर इसके पश्चात आगे देखते हैं सरल अपक्रिया क्या है। जो अभिक्रियाएं
जो अभिक्रियाएं एकल पद में अभिकारकों की परस्पर टक्करों के द्वारा या टक्करों से संपन्न हो जाती हैं एकल सरल लिखेंगे सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सरल अभिक्रियाएं या प्रारंभिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रारंभिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इन अभिक्रियाओं के कोट को हम लोग साधारणतः अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग के अनुसार निकाल लेते हैं। जो सिंपल एक पद में जो क्रियाएं पूर्ण होती हैं, जो अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण हो जाती हैं, तो उन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह दें ए, मान लेते हैं यहाँ पर N1 A और N2 B मिलकर के बना रहे हैं भैया C+D, कोई उत्पाद बना रहे हैं, कोई उत्पाद ये बना रहे हैं। यदि हम कह दें इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, जो हो जाएगा R बराबर यहाँ पर K और A की पावर N1 और यहाँ पर B की पावर N2 हो जाएगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगी वो हमारी होगी N1 प्लस N2। इसे साधारणतः हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार। कब? जब हमारी अभिक्रिया सरल अभिक्रिया हो या प्रारंभिक अभिक्रिया हो। और प्रारंभिक अभिक्रिया कौन सी होती हैं? जो अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण हो जाती हैं, एक ही लाइन में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रारंभिक अभिक्रियाएं या सरल अभिक्रियाएं। तो उनकी कोटि हम साधारणतया सांद्रताओं के योग के अनुसार निकाल सकते हैं, या हम कहें व्यंजक नियम से निकाल सकते हैं, या हम व्यंजक नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु जो वे अभिक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, तो वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं जटिल अभिक्रियाएं। यहाँ पर इसे मैं रफ करता हूँ। अब डालेंगे जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, या हाँ जटिल अभिक्रियाएं इन्हें कहते हैं, कुछ नहीं है। जटिल अभिक्रियाएं थोड़ी टफ वाली अभिक्रियाएं। यहाँ पर लिखेंगे जटिल अभिक्रियाएं। तो जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है? देखें भैया, जटिल अभिक्रिया मैंने आपको बताया वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में, वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में अभिकारकों की परस्पर टक्कर होने से संपन्न होती हैं, या वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं कहलाती हैं जटिल अभिक्रियाएं। इनकी कोटि हम निम्न नियमों के अनुसार निकालते हैं। तो मैं अभी आपको नियम लिखवाने वाला हूं। तो आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में अभिकारकों की परस्पर टक्कर के अनुसार संपन्न होती हैं, अभिकारकों की परस्पर टक्कर के अनुसार संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। और उन अभिक्रियाओं को हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उनकी अभिक्रिया की कोटि निम्न नियमों के अनुसार निकालते हैं। और मैं आपको एक नियम लिखवाता हूं, उसके पश्चात कुछ उदाहरण आपको दूंगा। चलो मैं पहले नियम लिखता हूं और आपके बोर्ड पर मैं ये नियम लिख रहा हूं। चलो तो ये देखिए कुछ नियम मैंने लिखे हैं। बताया गया अभिक्रिया में दिए हुए मंद पदहित वेग नियम का व्यंजक लिखते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको अभी इससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं, क्योंकि ये चीज़ तभी क्लियर होंगी जब आप इससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, विद्वत रूप से समझेंगे। तो पहला पॉइंट बताया गया अभिक्रिया में दिए हुए मंद पद। अब आपको मंद पद कैसे पहचानना पड़ेगा?
कोई अभिक्रिया दी होगी और उसमें लिखा होगा ये वाला मंद पद है और ये वाला तीव्र पद है। अभी बताने वाला हूँ। फिर दूसरे पॉइंट में दे रखा है तीव्र पद के लिए साम स्थिरांक का व्यंजक लिखकर, जो तीव्र पद होता है उसके लिए साम स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं और साम स्थिरांक का व्यंजक लिखकर ज्ञात कर लेते हैं जो पूर्ण अभिक्रिया में भाग लेता है। और वही क्या करता है, जो साम स्थिरांक होता है जो तीव्र अभिक्रिया में, भाई तीव्र अभिक्रिया में उसका हम पहले साम स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं और उसी साम स्थिरांक को, भाई जो हमारा ये साम स्थिरांक यहाँ से 2b प्राप्त होगा, तीव्र अभिक्रिया के द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अधिकतर तीव्र अभिक्रिया होती है, फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो भैया उसमें क्या होता है, जो भी हमें प्राप्त होता है उत्पाद, उस उत्पाद को पूर्ण अभिक्रिया में भाग लेता है, वही उत्पाद पूर्ण अभिक्रिया में भाग लेता है। मैं आपको अभी ये सब चीजें बताने वाला हूँ। फिर देखिए साधारण पद के, अब ये साधारण पद इसी पद को बताया गया, साधारण इसी वाले पद को बताया गया। साधारण पद के व्यंजक का मान वेग नियम में, अब यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा, यहाँ से जो प्राप्त होगा उसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से जो भी हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 इसे मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से हमें जो भी मान मिले उसके पश्चात इसमें से जो मान मिलेगा उसे हम इसमें रखेंगे। फिर बताया जा रहा है प्राप्त वास्तविक मान को वेग नियम से प्रत्येक घातों का योग करके हम संगतता ज्ञात कर लेते हैं। इन सभी नियमों को आप विधिवत रूप से अभी लिख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, परंतु आपको बाउंस होगी। क्यों? क्योंकि इनका जब हम प्रयोग करते हैं तब अच्छी तरीके से समझेंगे, अदरवाइज आप इन्हें समझ नहीं सकते। तो देखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले और फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। चलो देखें, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, उसे विधिवत रूप से समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है A2 प्लस B2 मिलकर के बना रहे हैं 2AB, यानी रिएक्शन में दिया गया है A2 प्लस B2 मिलकर के 2AB बनाते हैं। और ये जो अभिक्रिया है A2 और B2 से 2AB बनने में, A2 और B2 से जो 2AB बनता है वो 3 पदों में होती है। तो यहाँ पर लिखना है या उपर्युक्त अभिक्रिया, उपर्युक्त अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है, 3 पदों में पूर्ण होती है। उपर्युक्त जो अभिक्रिया है वो हमारी 3 पदों में पूर्ण होती है। वो कैसे पूर्ण होती है देखें, यहाँ पर जो रिएक्शन में दे रखा है वही सब बता रहा हूँ। पहले बताया गया है A2 हमारा B के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है ये हमारा A2B बनाता है। फिर ये B2 जो है उत्क्रमणीय रिएक्शन करता है, B2 जो हमारा उत्क्रमणीय रिएक्शन कर लेता है, इस प्रकार ये रिएक्शन करता है और ये बनाता है 2B बनाता है। और ये बताया गया मंदगति अभिक्रिया है और ये हमारी तीव्र गति अभिक्रिया है, तीव्र गति अभिक्रिया। अभी जो मैंने नियम लिखवाए थे, आप पॉज करिए, उन नियमों को पहले लिखिएगा, उसके पश्चात उन नियमों को आप सामने रखिएगा। उन सभी नियमों के अनुसार ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं विधिवत रूप से, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ पहले जो मैंने रूल लिखवाए उन रूलों को लिखिए, उसके पश्चात इसे आप समझ पाएंगे। फिर बताया गया है जो A2B, ये वाला A2B और 2B आपस में क्रिया कर लेते हैं, A2B और B, A2B और B आपस में क्रिया करके बनाते हैं 2AB। इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन पूर्ण होती है 3 पदों में। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही बता रखा है, ये वाला मंद गति पद है और ये तीव्र गति पद है और ये नॉर्मल है। ये हमारा जो पूर्ण अभिक्रिया को पूर्ण करने वाला पद है। ये अभिक्रिया हमारी 3 पदों में पूर्ण हुई है। इसे कैसे निकालेंगे देखें भैया। तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 कह रहा था जो मंद गति पद होता है उसे हम दर व्यंजक नियम के अनुसार आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसे दर व्यंजक नियम इसका हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा देखें, इसका दर व्यंजक नियम, इस वाले का समीकरण 1 के लिए दर व्यंजक नियम, समीकरण 1 के लिए दर व्यंजक नियम भैया क्या हो जाएगा,
जो A2 और प्लस B मिलकर के बना रहा है A2B। तो इसके लिए दर व्यंजक जो भैया होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर दर व्यंजक यानी अभिक्रिया का जो वेग R बराबर होता है वो हम लिख सकते हैं K, यहाँ पर लिखते हैं K, और यहाँ पर इनका गुणांक देखिए। अब इससे में मतलब यहाँ पर जो इनके मोलों की संख्या जो हम यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर, उससे हम लिखते हैं घात में, परंतु इसको घात में नहीं लिखेंगे। यदि कहीं पर n2 दे दिया जाए तो इसका मतलब n2 को स्क्वायर में नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ पर 2 दे दिया गया होता तब हम लिखते n2 का स्क्वायर लिखते, तब लिखते। इसीलिए यहाँ पर हम इसे A2 को इस प्रकार ही लिख देंगे। A2 को हमने इस प्रकार लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर B आपका दे रखा, क्योंकि अभिकारकों को ही हमेशा लिखा जाता है वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के योग के घातों को, अभिकारकों की सांद्रताओं के अभिकारकों की घातों की सांद्रताओं का योग किया जाता है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग किया जाता है। तो भैया ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर उसके पश्चात समीकरण 1 का तो फॉलो कर चुके हैं, और नियम नंबर 2 में क्या कहा गया था, जो तीव्र पद होता है उसका साम्य स्थिरांक लिख लेते हैं। जो तीव्र पद होता है तो उसका साम्य स्थिरांक, तो भैया तीव्र पद हमारा ये वाला है, तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, जो इसने B2 से बहुत तीव्रता से ही बनाया है 2B, इसका हम साम्य स्थिरांक लिखेंगे। तो साम्य स्थिरांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं K से, साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं K से, और ये वाला जो B है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है B साम्य स्थिरांक को लिखने का तरीका, जितने पद यहाँ पर भाग ले रहे हैं, देखिए कितने अणु हैं 2, तो यहाँ पर साम्य स्थिरांक को, साम्य स्थिरांक और दर व्यंजक नियम में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक लिखने वाले हैं, साम्य स्थिरांक। भैया यहाँ पर ये 2 देखिए, इसमें अभी मैंने बताया था n2 दे रखा है तो इसे ऐसे ही n2 लिख देंगे, परंतु जब हम साम्य स्थिरांक को लिखेंगे तो यही 2 आपका स्क्वायर में आता है। जितने भी अणु भाग लेते हैं, जितने भी अणु भाग लेंगे उनकी घात, उन्हें हम घात में बदल देंगे। फिर इधर जो हमारा बन रहा है, जो हमारा इस साइड में बन रहा है, जो इस साइड, ओह ये भैया थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ इस वाले को बता रहे थे, इस वाले को, जो ये वाला जो होता है ये घात में चला जाता है और ये वाला इधर बट्टे में आता है, ठीक है, ये होता है, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। यहाँ पर जो हमारा गुणनफल में होता है वही घात में आता है, थोड़ी अभी मिस्टेक गलत कर रहे थे, हम कुछ बोल रहे थे। यदि n2 2n ये दे रखा होता तो यहाँ पर देखिए 2 भी दे रखा, तो आपका ये स्क्वायर में होगा, और ये B2 हमारा इसकी घात कोई भी नहीं, तो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा। वही रूल है, मैं कुछ सभी गलत बोल गया था थोड़ा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो मैंने क्या बताया, इसको पहले 2B जो आपका है हमने B को लिख लिया, और ये वाला जो 2 दे रखा था इसी नियम के अनुसार इसके ऊपर आ गया, यानी घात के रूप में बदल गया। अब ये B2 को हमने ऐसे लिया, ये हमारा क्या हो गया साम्य स्थिरांक। परंतु हमें यदि यहाँ से B स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ, यदि इसी समीकरण से मैं B स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ जो भी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा K इंटू और यहाँ पर आएगा B2। अब हमें B स्क्वायर का तो मान चाहिए नहीं, हमें केवल चाहिए B का मान। तो यदि हम यहाँ से B का मान निकालेंगे तो ये देखिए B का मान निकालेंगे तो इधर का अंडर रूट लग जाएगा, यानी यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ गया, अंडर रूट में हमारा K, और यदि हम यहाँ पर B की पावर यहाँ पर लिख सकते हैं B2 की पावर 1/2। बताओ कोई समस्या, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अब भैया ये हमारा जो B का मान, क्योंकि ये नियम नंबर 2 को भी हम लोग फॉलो कर चुके हैं। नियम नंबर पहले में कहा गया था मंद पद होता है उसका दर व्यंजक नियम के अनुसार अभिक्रिया की कोट लिख लेते हैं, अभिक्रिया की कोट को ज्ञात कर लेते हैं। फिर बताया गया था जो तीव्र पद होता है उसका साम्य स्थिरांक लिखते हैं, उसका मैंने साम्य स्थिरांक निकाल लिया, और यहां से मैंने B की वैल्यू निकाल ली, B की सांद्रता, जो पद प्रत्येक जगह भाग लेने वाला। तो देखिए यहाँ पर B हमारा यहाँ पर भी भाग ले रहा है, यहाँ पर भी भाग ले रहा है, यहाँ पर भी, प्रत्येक पद में B ने भाग लिया है, और जबकि इस पद में हमारा A नहीं है। जो भाग, जो पद है, जो एलिमेंट है, जो यौगिक है हमारा प्रत्येक पद में भाग लेता है, उसका हम क्या करते हैं, पहले साम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं, और साम्य स्थिरांक को ज्ञात करने के पश्चात यहाँ से हम इसकी सांद्रता को भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी सांद्रता ज्ञात की, और इसी सांद्रता को बोलता है समीकरण 1 में रख दीजिए।
समीकरण 1 में, तो यहाँ पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे सांद्रण b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया यहाँ पर r बराबर हो जाएगा k और यहाँ पर है a2 और b का मान अंडर रूट में ये है, देखिए k, और यदि मैं इसको ऐसे रहने दूं और यहाँ पर b की पावर 1/2 कर दूं, b की पावर 1/2, और जो कि हमारा किसमें है, सांद्रता के रूप में दे रखा है, ये इस प्रकार दे रखा है। अब देखें यदि मैं एक कार्य करूँ k, यहाँ पर एक कार्य करता हूँ, कुछ चीज़ें जो कॉमन मिलने वाली हैं वो कॉमन ले लेता हूँ। देखें ये k सामने हो गया, इसको मैंने r और k, और ये वाला k हमारा क्या प्रदर्शित करता है, साम्य स्थिरांक, k साम्य लिख देंगे यहाँ पर, k साम्य। ये वाला k हमारा साम्य स्थिरांक है और ये वाला k हमारा क्या है, दर व्यंजक स्थिरांक है। ये हमारा दर व्यंजक स्थिरांक है, दर व्यंजक स्थिरांक या दर व्यंजक गुणांक या ताप गुणांक इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात ये यहाँ पर हमारा क्या बचा, a2 और इसकी पावर दे रखा है 1, और यहाँ पर b और इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर क्या दे रखा है 1/2। यदि मैं इन दोनों की घातों को जोड़ता हूँ, अब भैया ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये k और k दोनों क्या हमारे सब बराबर होते हैं, जहाँ k इनको ये दोनों हमारे बराबर हैं तो इनको आसानी से हटा सकते हैं, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा दर स्थिरांक, ये दोनों क्या स्थिरांक होते हैं, कांस्टेंट एक तरीके से वैल्यू मान सकते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए इनकी सांद्रताओं को हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए r बराबर हो जाएगा हमारा, r बराबर 1 + 1/2, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस का 1/3 अर्थात 1.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं जो 3 पदों में पूर्ण होगी उन्हें इस प्रकार से लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, मंद गति के लिए, मंद गति अभिक्रिया के लिए हमें लिखना पड़ेगा दर व्यंजक के नियमानुसार उनकी सांद्रता, उनकी अभिक्रिया की कोटि, और जो तीव्र पद होता है उसका साम्य स्थिरांक निकालना पड़ेगा। और ध्यान रखना तीव्र पद में जो तत्व, जो यौगिक सभी पदों में भाग ले रहा है उसकी हमें सांद्रता यहाँ से निकाल लेनी है, उसकी सांद्रता हमें यहाँ से निकालनी है, और उसी सांद्रता को इस वाले समीकरण में आपको वैल्यू पुट कर देना, जिससे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से हमारी जो अभिक्रिया की कोटि निकली है, अभिक्रिया की कोटि निकली है वो कितनी निकली, 1.5, और अभिक्रिया की कोटि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये हमारा अभिक्रिया की कोटि के बारे में एक लेक्चर था, और अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे शून्य अभिक्रिया कोटि और उसके पश्चात प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, यानी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इनको विद्वत रूप से हम अगली वीडियो में समझेंगे, और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।